हेलो सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? और आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कौन से टॉपिक पर होगा? वो होगा अनुदेशन के टॉपिक पर। जो हमारे टॉपिक का नाम है वो क्या है? अनुदेशन। मैंने आपको पिछले क्लास में ये बात अच्छी तरह से बता दी थी कि भाई जो अनुदेशन होता है, क्या कि जो अनुदेशन होता है वो किसे कहा जाता है। अनुदेशन के बारे में मैंने आपको कहा था कि अगली क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ये हमारी अभी तक बीए फर्स्ट ईयर की यूनिट 1 ही चल रही है, ठीक है, क्योंकि यूनिट 1 जो है एक लंबी यूनिट है और अभी तक हमारे बीए जो बीएड की फर्स्ट ईयर की यूनिट 1 ही ये हमारी चल रही है। तो अनुदेशन की हम लोग आज बात करेंगे कि अनुदेशन है क्या, और शिक्षा की प्रक्रिया में क्या कहा मैंने कि शिक्षा की प्रक्रिया में, एजुकेशन के इस प्रोसेस के अंदर जो अनुदेशन है उसका क्या काम होता है। ठीक है ना, अनुदेशन का क्या काम होता है। तो देखिए, करते हैं हम लोग आगे बात कि अनुदेशन का क्या अर्थ होता है। ठीक है, आपसे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से कीजिएगा कि अनुदेशन किसे कहा जाता है। तो अनुदेशन का अर्थ क्या होता है? अनुदेशन का क्या अर्थ होता है? अनुदेशन से अभिप्राय, अनु जो देशन है उससे अभिप्राय छात्रों को जो अलग अलग विषय होते हैं, हमारे अलग अलग विषय होते हैं, या हमारे देश में विषय में अलग अलग घटनाएं होती हैं, अलग अलग तथ्य फैक्ट्स होते हैं, या फिर समसामयिक स्थितियों, यानी कि जो प्रेजेंट के अंदर जो हमारी स्थितियां हैं, प्रेजेंट के अंदर जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो हमारी स्थितियां हैं, उनकी पूरी तरह से जानकारी या सूचना देने से होता है। देखो, एजुकेशन केवल किताबी ज्ञान नहीं होता। आप ये मत समझिए कि आप बच्चे को केवल किताबी कीड़ा बनाने के लिए ही उसको एजुकेट कर रहे हो। एजुकेशन किताबी कीड़ा होने का नाम नहीं है। एजुकेशन नाम है कि हमारे सराउंडिंग में, मतलब हमारे चारों तरफ, हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, विश्व के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या घटनाएं हैं जो दिन प्रतिदिन घटित होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जा रहा है, कौन से बातों को तूल दिया जा रहा है, यानी कि कौन सी बातें की जा रही हैं, या कौन कौन से फैक्ट्स हमारे सामने उभर कर सामने आ रहे हैं, आज की जो प्रेजेंट जो है वो जो परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार की है। तो उन सभी का बिल्कुल सम्यक, सम्यक का मतलब होता है सही। सम्यक, ये जो सम्यक शब्द है इसका मतलब है बिल्कुल सही। सही बोले तो आप इसको एक्यूरेट बोल सकते हो। बिल्कुल जो एक्यूरेट जो जानकारी है या सूचना देने से होता है। यह शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। शिक्षा के दो पक्ष होते हैं, एक तो ज्ञानात्मक होता है, एक क्रियात्मक होता है। ज्ञानात्मक वो पक्ष होता है जो बच्चे के ज्ञान के अंदर वृद्धि करता है, बच्चे की जो बुद्धि की क्षमता है ना उसको बढ़ाता है। और क्रियात्मक वो होता है जो बच्चे को काम करने के लिए, हाथ से काम करने के लिए आगे बढ़ाता है, हाथ से काम करने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करता है। तो दो पक्ष हो गए हमारी शिक्षा के, एक तो हो गया ज्ञानात्मक, दूसरा हो गया क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक पक्ष, अब फिर से आप सुन लीजिए, ज्ञानात्मक पक्ष वो होता है जो बच्चे की बुद्धि को बढ़ाता है, वो शिक्षा का ज्ञानात्मक पक्ष है। और क्रियात्मक किसको बोलते हैं? यानी कि जो क्रिया, यानी कि हाथ से काम करने के लिए बच्चे को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, वो बच्चे का क्रियात्मक पक्ष होता है। तो ये सभी जो जानकारियां हैं वो ज्ञानात्मक पक्ष से क्या होती है, संबंधित होती है। एक बालक अपने शिक्षक के अनुदेशन से, एक जो बच्चा है वो अपने शिक्षक के अनुदेशन से बहुत कुछ सीखता है और उसे अपने जीवन में प्रयोग करता है, क्योंकि एक शिक्षक केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देता बल्कि अन्य विषयों के बारे में भी अपने बच्चों को बताता है। ठीक है, और अपने जीवन में उनको प्रयोग करता है। तो अनुदेशन के लिए शिक्षक का होना आवश्यक नहीं होता। अब ऐसी बात नहीं है कि जो देश विदेश की घटनाएं हैं, जो जानकारी है, जो बातें हैं, वो हमें केवल एक टीचर ही बताएगा। उसे अपने मतलब आज विभिन्न माध्यमों से विद्यार्थियों को अनुदेशन प्राप्त होता है। अनुदेशन जो है वो अलग अलग माध्यमों से प्राप्त होता है। जैसे उनके अभिभावक यानी कि माता पिता उनको ये जानकारी दे सकते हैं, समाचार पत्र देते हैं, उनके मित्र देते हैं, ठीक है ना, और टेलीविजन देता है, इंटरनेट देता है। तो ये अनुदेशन को क्या कहा जाता है, निर्देशन भी कहा जाता है। अनुदेशन को निर्देशन भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं अनुदेशन की परिभाषाएं क्या क्या है। देखो, अनुदेशन का मतलब तो आप समझ ही गए कि विश्व के अंदर जो जो घटनाएं हो रही हैं, जो जो बातें हो रही हैं, जो जो तथ्य फैक्ट्स निकल कर हमारे सामने आ रहे हैं, वो सब क्या है, वो सब अनुदेशन कहलाता है।
वो सब क्या कहलाता है भाई? अनुदेशन कहलाता है। ठीक है, और अनुदेशन के लिए कोई शिक्षक का होना जरूरी नहीं है कि भाई शिक्षक होगा तभी बच्चे को क्या मिलेगा? अनुदेशन मिलेगा, क्योंकि अनुदेशन तो मित्र भी दे सकते हैं, है ना। इन बातों की जानकारी तो मित्रों से भी मिल जाती है, समाचार पत्रों से, इंटरनेट से, और माता पिता से, सबसे मिल जाती है। तो अनुदेशन की अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। तो देखिए, डॉक्टर आर ए शर्मा के अनुसार अनुदेशन किन्हीं उद्देश्यों के प्रति सीखने वाले को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। अनुदेशन जो है ना, वो किन्हीं कोई खास उद्देश्य होते हैं, उनके प्रति सीखने वालों को प्रभावित करने की क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। अनुदेशन ये कहते हैं कि जो अनुदेशन है वो शिक्षा का संपूर्ण अंश है। ठीक है, पूरा क्या है? एक टुकड़ा है। अनुदेशन प्रणाली शिक्षा संस्थाओं और स्कूलों में प्रदान की जाती है। कुछ सामान्य ज्ञान बच्चों के मस्तिष्क में डाला जाता है जो उनके बौद्धिक विकास से क्या होता है? संबंधित होता है। सामान्य ज्ञान यानी कि जिसको हम जनरल नॉलेज बोलते हैं, वो बच्चे के दिमाग में डाली जाती है। कुछ ऐसी जनरल नॉलेज होती है जो बच्चे के दिमाग में, बच्चे के मस्तिष्क में डाली जाती है, और वो जो उसके बौद्धिक विकास से क्या होती है? संबंधित होती है। कौन सी से संबंधित होती है? बौद्धिक विकास से, बौद्धिक स्तर से क्या होती है? ये संबंधित होती है। तो शिक्षा के अंतरराष्ट्रीय शब्दकोश के अनुसार, शिक्षा का जो अंतरराष्ट्रीय शब्दकोश है उसके आधार पर अनुदेशन को शिक्षण के साथ साथ प्रयोग किया जाता है। जो अनुदेशन होता है ना, अनुदेशन, उसको शिक्षण के साथ साथ प्रयोग किया जाता है भाई, क्योंकि जब हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा के साथ साथ बच्चे को अन्य बातों के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे को आप केवल और केवल किताबी ज्ञान देंगे तो बच्चे को कभी भी बाहर की दुनिया से जुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। उसको ये नहीं पता चलेगा कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। ये कहता है, परंतु विस्तृत सोच विचार में शिक्षा एक विशेष प्रकार के शिक्षण के प्रशिक्षण कुशलताओं का मिलता जुलता रूप है। ये कहता है कि अनुदेशन को शिक्षण के साथ साथ प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो बड़ी सोच विचार है ना, इसमें शिक्षा एक विशेष प्रकार के शिक्षण के प्रशिक्षण कुशलताओं का मिलता जुलता रूप है। या विद्यार्थियों के साथ साथ दृश्य सर्वे संदेश का प्रयोग भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको ये याद हो तो कर लेना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। बस एक ये याद कर लो, डॉक्टर आर ए शर्मा की। ठीक है ना, डॉक्टर आर ए शर्मा की आप याद कर सकते हो। बाकी अगर ये याद हो तो कर लेना, नहीं तो क्योंकि हर एक चीज के अंदर ज्यादा मैक्सिमम परिभाषा याद नहीं होंगे, ऐसा भाई देखो मुझे पता है। ठीक है, फिर देखिए, विद्यार्थियों को शिक्षण के साथ साथ सीधे रूप में व्यवहार में लाया जाता है। मतलब क्या है इसी बात कहने का कि विद्यार्थियों को सीधे विद्यार्थियों को शिक्षण के साथ यानी कि पढ़ाने के साथ साथ सीधे रूप में व्यवहार में लाया जाता है। यह शिक्षण की विशेषताओं को बढ़ाने के लिए दी जाती है, ताकि बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे को जो शिक्षण करवा रहे हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं वो बढ़ती चली जाए, उसकी खासियत बढ़ती चली जाए। यानी कि बच्चे को केवल अपने किताबों की नॉलेज ना हो, उसको बाहर की दुनिया की भी नॉलेज हो कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, इस बात की नॉलेज एक बच्चे को होनी चाहिए। उसके समाज में क्या हो रहा है, उसके देश में क्या हो रहा है, विश्व स्तर पर क्या हो रहा है। अगर बच्चे को इन बातों की नॉलेज नहीं है तो फिर बच्चे का जो ज्ञान है वो कभी भी संपूर्ण नहीं होगा। बच्चे का ज्ञान क्या रहेगा? अधूरा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अनुदेशन की विशेषताएं। अनुदेशन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो पहली बात तो अनुदेशन शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। इसे तभी दिया जाता है जब सीखने वालों का समूह वहां मौजूद हो, सीखने वालों का समूह वहां मौजूद हो, जब सीखने वाले हो, और खुले वातावरण में भी संभव नहीं है। ये खुले वातावरण में भी संभव नहीं है। इसको तो कक्षा कक्ष के अंदर ही दिया जा सकता है एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को। ठीक है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को कक्षा के कक्ष में ही इस प्रकार का जो शिक्षण है वो क्या करता है? वो देता है। ठीक है, उसके बाद देखो, यह नियमबद्ध ज्ञान देने में सहायता करता है। नियमबद्ध मतलब नियमों में बंधा हुआ। यह नियमबद्ध ज्ञान देने में सहायता करता है, मतलब जो नियमों में बंधा हुआ ज्ञान है ना वो देने में मदद करता है। अनुदेशन के लिए अध्यापक रखे जाते हैं। ठीक है, अध्यापक अनुदेश देता है और बच्चे उसे सहनशीलता से ग्रहण करते हैं। मतलब कई स्कूलों के अंदर जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बढ़िया होती है, वहाँ अनुदेशन के लिए मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए, बच्चे को एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए वहाँ पर क्या रखे जाते हैं? अलग से शिक्षक रखे जाते हैं। ठीक है, जो और बच्चे उसको क्या करते हैं? सुनते हैं। अनुदेशन स्वाभाविक नहीं है, यह प्रक्रिया पहले से योजनाबद्ध होती है। ये नहीं कि ये नेचुरल है,
ये नेचुरल नहीं होता। पहले से टीचर ये सोच कर आता है, अपने नोट्स बनाकर लाता है कि आज मैंने बच्चे को क्या क्या बात बतानी है और किस प्रकार से अपनी बात को बच्चे के सामने रखना है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया पहले से क्या होती है, योजनाबद्ध होती है। अनुदेश देने वाले व्यक्ति का भाषा में निपुण होना क्या है, आवश्यक है। यानी कि जो भी इस तरह की जानकारी देगा उस व्यक्ति का भाषा के अंदर, लैंग्वेज के अंदर उसको निपुण होना जरूरी है। अगर उसकी लैंग्वेज अच्छी है तभी वो अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से बच्चे को बता सकेगा। अगर अनुदेश देने वाले की लैंग्वेज, उसको भाषा का ज्ञान नहीं है, अगर अनुदेश देने वाले को भाषा का ज्ञान नहीं है तो वो कभी भी बच्चे को अच्छी नॉलेज नहीं दे सकता। अनुदेशन का उद्देश्य तथ्यात्मक जानकारी को प्राप्त करना होता है। तथ्यात्मक मतलब कि जो बात सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, उस जानकारी को प्राप्त करना और बच्चे को देना होता है। इससे पहले से निर्धारित उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां आदि शामिल होते हैं। इससे पहले से निर्धारित किया जाता है क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या पाठ्यक्रम है और क्या क्या शिक्षण विधियां हमने इसके अंदर यूज करनी है। इसको विशिष्ट नियमावली के अंतर्गत विधि पूर्वक दिया जाता है। मतलब विशिष्ट नियमों के अंदर बांध कर विधि पूर्वक इसको अनुदेशन को दिया जाता है। विद्यार्थियों में रुचि पैदा करने के लिए, विद्यार्थियों में रुचि पैदा करने के लिए इसकी सीमा निर्धारित की जाती है। मतलब आज केवल इतना ही ज्ञान बच्चे को देना है, इस प्रकार की जो सीमा है ना, वो निर्धारित की जाती है। सीखने वाले में भी इसकी कोई भी कीमत नहीं होती, सीखने वाले में भी इसकी कोई भी कीमत नहीं होती। इसके लिए अधिकतर परीक्षाएं रखी जाती हैं, ठीक है ना, रखी जाती है ना, जनरल नॉलेज की, ऐसी जीके की, जनरल नॉलेज की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाएं भी रखी जाती हैं। अनुदेशन देने का लक्ष्य विद्यार्थी को परीक्षा में सफल होने के योग्य बनाना है। यानी कि बच्चा जब भी आगे कंपटीशन एग्जाम देगा, जब भी बच्चा आगे जाकर कंपटीशन एग्जाम देगा, ठीक है ना, तो बच्चे को सफल होने के योग्य बनाना है। अध्यापक और विद्यार्थी में प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट संबंध होता है। अध्यापक विद्यार्थी को देता है और विद्यार्थी और अध्यापक में डायरेक्ट संबंध होता है। तो आप, ये 10 पॉइंट है, ये बड़े आसान है, एक दूसरे से सारे के सारे मिलते जुलते पॉइंट है। कोई भी ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई नई बातें बताई हुई हो, ठीक है ना, कि ये शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग है और सीखने वाले का समूह है तभी दिया जाता है, यह नियम के अनुसार दिया जाता है, ठीक है ना, और बच्चे उसको सीखते हैं। अनुदेशन स्वाभाविक नहीं है, यह योजनाबद्ध तरीके से दिया जाता है। फिर व्यक्ति का भाषा में निपुण होना जरूरी है। उसके बाद उद्देश्य में जो भी फैक्ट होंगे उनकी जानकारी देनी पड़ेगी। फिर इसका निर्धारित उद्देश्य होता है, ठीक है, पाठ्यक्रम होता है, शिक्षण विधियां होती हैं, इसको विशिष्ट नियमों के तहत दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थियों में जो है रुचि पैदा करने के लिए इसकी सीमा निर्धारित की जाती है, यानी कि सीखने वालों में भी इसकी कोई कीमत नहीं होती। इसके लिए अधिकतर परीक्षाएं रखी जाती हैं और विद्यार्थियों और अध्यापक में सीधा प्रत्यक्ष क्या होता है, संबंध होता है। तो ये 10 पॉइंट है, बिल्कुल आसान है और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जब आप एग्जाम के अंदर इस तरह से लिखेंगे कि अनुदेशन की विशेषताएं, तो ये पॉइंट आप 8-10 पॉइंट लिखकर आ जाना, तो आपका जो 8-10 पॉइंट का काम बन जाएगा। है क्या, नियमों में बंद कर दी जाती है, उद्देश्य होता है, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, एक विशेष खुले वातावरण में नहीं दी जा सकती, ये तो बातें लिखनी है बार 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 बार। और लिखना क्या है, ठीक है ना, पेपर देना एक कला है और वो कला आपको आनी चाहिए। अगर वो कला आपको नहीं आती तो फिर उसका फायदा नहीं है पेपर देने का। उसके बाद देखिए आगे अगली बात हमारी क्या है कि शिक्षण और अनुदेशन में क्या अंतर होता है। अगली बात है हमारी कि शिक्षण में एवं अनुदेशन में क्या अंतर होता है। ठीक है, जो आप शिक्षण की बात करते हो, शिक्षण में और अनुदेशन में क्या अंतर होता है। यहां पर हम केवल अनुदेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्या कहा मैंने कि हम केवल अनुदेशन के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे, अनुदेशन के बाद हम आगे क्या करेंगे, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के बारे में और प्रतिपादन के बारे में भी पढ़ेंगे। ट्रेनिंग के बारे में भी और प्रतिपादन, एक तो ट्रेनिंग के बारे में और प्रतिपादन क्या होता है, प्रतिपादन इंडोक्ट्रिनेशन जो होता है उसके बारे में भी हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो शिक्षण और अनुदेशन में अंतर क्या होता है, क्योंकि आप बच्चों को ये लगेगा कि मैडम शिक्षण के अंदर और अनुदेशन के अंदर फिर अंतर क्या है। मतलब बात तो वही आ गई ना कि उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, बात वही आ गई कि उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, ऐसा किया जाता है वैसा किया जाता है। तो इन दोनों के अंदर अंतर क्या होता है। तो देखो शिक्षण का मतलब क्या होता है, टीचिंग। शिक्षण का मतलब क्या है इसके अंदर, टीचिंग। और अनुदेशन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन। मैंने अभी अभी आपको बताई कि इसको निर्देशन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, निर्देशन भी
कहा जाता है। ठीक है, तो शिक्षण का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। ये कहता है कि शिक्षण का क्षेत्र है वो बड़ा क्या होता है, विस्तृत होता है, जबकि अनुदेशन का जो क्षेत्र है वो संकीर्ण होता है और सीमित होता है। वो संकीर्ण होता है और सीमित होता है। मतलब आप बच्चे को देश विदेश की जानकारी एक सीमा के अंदर दे सकते हो, लेकिन जो पढ़ाना है ना, पढ़ाना विस्तृत है। पढ़ाना क्या होता है, विस्तृत होता है। शिक्षण औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है, फॉर्मल। शिक्षण फॉर्मल एजुकेशन भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। ठीक है ना, औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। मैंने आपको औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण के बारे में आपको पहले भी बताया था कि औपचारिक शिक्षण वो होता है जो कि स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर दिया जाता है। और अनौपचारिक शिक्षण कौन सा होता है, अनौपचारिक शिक्षण वो होता है जो कभी भी कहीं भी किसी के द्वारा भी दिया जा सकता है। जैसे हमारे माता पिता हमें क्या देते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन देते हैं। घर में कभी भी किसी भी टाइम माता पिता बच्चे को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, भाई देखो ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके जो मित्र है, मित्र मंडली है, आपके जो रिश्तेदार है, अड़ोसी पड़ोसी है, आपका जो समाज है, वो आपको अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन देता है। क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन बच्चों वो होती है जो नियम में, कायदे में, कानून में बंद कर दी जाती है, और इनफॉर्मल वो होती है जिसके लिए कभी भी कोई नियम, कायदा, कानून नहीं होता, जो कभी भी किसी भी टाइम किसी के द्वारा भी दी जा सकती है। तो शिक्षा जो होती है वो या तो फॉर्मल तरीके से देंगे, या शिक्षा कैसे देंगे हम, इनफॉर्मल, यानी कि अनौपचारिक ढंग से हम बच्चे को देंगे। लेकिन जो अनुदेशन है ना, वो हमेशा क्या होता है, औपचारिक होता है। जो अनुदेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, औपचारिक होगा, वो हमेशा फॉर्मल ही होगा। यानी कि आपको कोई व्यक्ति या कोई शिक्षक आपको एक निश्चित स्थान पर बैठकर ही समझाएगा। अब ऐसे नहीं है कि देश विदेश की जानकारी आपको चलते फिरते यूं ही मिल जाएगी। ये क्या होता है, औपचारिक होता है। शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन लाता है और अनुदेशन शिक्षण का ही भाग है। ये तो व्यवहार में परिवर्तन लाता है, लेकिन जो अनुदेशन है ना, वो एजुकेशन का ही एक पार्ट होता है। ये बात मैंने आपको अभी बार बार बताई कि किताबी कीड़ा बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है बच्चे को। ठीक है, तो शिक्षण का अर्थ व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास है। जो एक व्यक्ति के अंदर क्षमताएं होती हैं उनका विकास करना शिक्षण का क्या है, एक अर्थ है। लेकिन अनुदेशन का अर्थ किसी विशेष विषय में ज्ञान प्रदान करना है। अनुदेशन का अर्थ कोई विशेष विषय। विशेष विषय कैसा होता है कि विशेष विषय हो सकता है कोई पॉलिटी के बारे में जानकारी देना, राजनीति के बारे में जानकारी देना, या कोई इकोनॉमिक्स जो होती है, अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी देना, या फिर हम कह सकते हैं कोई हिस्ट्री के बारे में जानकारी देना, है ना, या फिर करंट अफेयर के बारे में जानकारी देना। अब ये किसी विशेष विषय में ज्ञान प्राप्त करना होता है अनुदेशन। कि आपको हो सकता है कि कोई हिस्ट्री के बारे में जानकारी दी जा रही हो, या फिर हो सकता है कि आपको जियोग्राफी के बारे में दी जा रही हो। लेकिन जो शिक्षण होता है ना, शिक्षण यानी कि जो टीचिंग होती है, वो व्यक्ति की सभी क्षमताओं में वृद्धि करती है। आपको दोनों में फर्क पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार 4 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शिक्षण और अनुदेशन में क्या अंतर है। वहां पर केवल आपको 4 नंबर के हिसाब से केवल ये लिख कर आना पड़ेगा जो मैं आपको करवा रही हूं। आई बात समझ में? आपको वो लिखना पड़ेगा जो मैं आपको करवा रही हूं। और अगर आपको ये पूछ लिया कि अनुदेशन से आपका क्या अभिप्राय है, शिक्षण और अनुदेशन में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो फिर आप वो पहले वाला भी लिखोगे कि अनुदेशन क्या है, अनुदेशन की परिभाषा क्या है, ठीक है ना, और उसके बाद अनुदेशन की विशेषताएं क्या है और दोनों में अंतर क्या है। तो आपका ये 16 नंबर का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। 16 नंबर का बढ़िया क्वेश्चन जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको अगर एक पार्ट पूछ लिया जाए, केवल ये पूछ लिया जाए कि एजुकेशन, टीचिंग के अंदर और इंस्ट्रक्शन के अंदर अंतर क्या होता है, तो देखो बच्चों, जब आप इंस्ट्रक्शन कोई हमें देगा, अगर टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देगा तो वो क्या देगा, कोई विशेष विषय के रूप में देगा ना। आप भी अगर बच्चे को बताओगे कोई बात, तो कोई विषय होगा, कोई सब्जेक्ट होगा विशेष। जैसे आप बच्चे को बता रहे हो कि यूक्रेन के रूस के अंदर जो युद्ध छिड़ा हुआ है काफी समय से, 2 महीने से ऊपर हो गए, तो आपका वो विषय है, एक सब्जेक्ट है कि युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, कौन कौन यूक्रेन की मदद कर रहा है, रूस की कौन कर रहा है। तो ये तो आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में आप ज्ञान दे रहे हो। लेकिन जो शिक्षण होता है ना, जो टीचिंग होती है, उसके अंदर क्या होता है, वो उसका काम ये होता है कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना। बच्चे का क्या करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना। शिक्षण स्कूल में, पुस्तकालय में, धार्मिक और राजनीतिक समूहों आदि में प्रदान किया जाता है। ठीक है ना, जो शिक्षण है वो कहाँ प्रदान किया जाएगा, टीचिंग कहाँ होगी, पुस्तकालय में
हो सकता है लाइब्रेरी में आपको कोई अच्छी बातें बता रहा हो, या फिर धार्मिक या राजनीतिक समूह में। लेकिन जो अनुदेशन होता है ना, वो कक्षा कक्ष तक बच्चे को आप निर्देश केवल क्लास में दे सकते हो। ऐसे थोड़ी ना कोई धार्मिक स्थान है वहां पर दे दोगे, या कोई राजनीतिक पार्टी है वहां पर दे दोगे। तो जो अनुदेशन है वो केवल आप कहाँ दोगे, कक्षा के कक्ष में ही दोगे, क्लास में ही दोगे। शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली विधियों का दायरा बहुत बड़ा है। शिक्षण के अंदर जो विधियां प्रयोग की जाती हैं, ठीक है ना, आगमन विधि है, निगमन विधि है, ठीक है ना, मैडम मारिया मोंटेसरी की मोंटेसरी विधि है, उसके बाद किंडरगार्टन विधि है, ठीक है ना, उसके बाद जो है ये टीम टीचिंग है, ठीक है, तो भ्रमण विधि है। तो शिक्षण की बहुत सारी विधियां होती हैं। टीचिंग के लिए जो विधियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो बहुत सारी होती हैं। लेकिन अनुदेशन प्रदान करने के लिए भाषण विधि का ही प्रयोग किया जाता है। अगर आप किसी भी बच्चे को कोई विशेष विषय के अंदर निर्देश देना चाहते हो तो आप केवल और केवल लेक्चर मेथड से ही दोगे। अब इसके लिए अलग अलग विधियां थोड़ी ना करोगे कि आगमन विधि से दोगे या निगमन विधि से दोगे। वो केवल और केवल लेक्चर मेथड से दिया जाएगा। किससे दिया जाएगा? लेक्चर मेथड से, केवल और केवल लेक्चर मेथड से दिया जाएगा। शिक्षण नियमों सहित या नियमों रहित होता है, ठीक है ना। शिक्षण जो है वो कैसे दिया जाएगा? या तो नियमों के साथ दिया जाएगा या नियमों से रहित रहकर दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो अनुदेशन है ना, वो नियम और कानून के अंदर एक निश्चित प्रणाली से दिया जाएगा भी, जो नियम और कानूनों में बंधकर ही दिया जा सकता है। शिक्षण कभी भी समाप्त नहीं होता है ना। जो व्यक्ति है वो जन्म से लेकर, व्यक्ति जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता है ना। जो शिक्षण टीचिंग है ना वो कभी भी खत्म नहीं होती, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। लेकिन जो अनुदेशन है, आप बच्चे को जो विशेष प्रकार का निर्देशन देते हो वो कक्षा कक्ष में ही समाप्त हो जाता है। कक्षा में दिया और उसके बाद बच्चा बाहर जाएगा, खत्म, बात क्या हो गई, खत्म हो गई। वो केवल कक्षा कक्ष में ही समाप्त हो जाता है। लेकिन जो शिक्षण है वो कभी भी समाप्त नहीं होता। शिक्षण कृत्रिम है एवं स्वाभाविक है। ये क्या है? कृत्रिम भी है, यानी कि ये नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल भी है। टीचिंग जो होती है ना वो नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल, दोनों प्रकार की होती है। लेकिन जो अनुदेशन है वो केवल आर्टिफिशियल ही होता है। पढ़ाना नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी, यानी कि टीचर तैयारी करके भी पढ़ा सकता है और बिना तैयारी के नेचुरल तरीके से भी वो पढ़ा सकता है। लेकिन जो अनुदेशन दिया जाएगा ना वो केवल तैयारी के साथ ही दिया जाएगा कि कौन से विषय के अंदर बच्चे को क्या बताना है, ये कैसे दिया जाएगा, केवल और केवल तैयारी के साथ ही दिया जाएगा। शिक्षण का पाठ्यक्रम विस्तृत है जबकि अनुदेशन का पाठ्यक्रम संकीर्ण है व निश्चित है। शिक्षण का जो पाठ्यक्रम होता है ना, जो कैरिकुलम होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन अनुदेशन का क्या होता है, छोटा होता है। आप पॉलिटी के ऊपर कितनी देर बताओगे बच्चे को? एक दिन में थोड़ा ही बता पाओगे, उसके बाद कहोगे भी बाद में बताएंगे। और कितनी देर बताओगे, कितने समय तक बताओगे? तो जो निर्देशन होता है ना वो छोटा होता है, लेकिन शिक्षण तो बहुत बड़ा है। शिक्षण क्या है? ये विस्तृत है, इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है। लेकिन अनुदेशन का जो पाठ्यक्रम है वो क्या होता है? संकीर्ण होता है और निश्चित होता है। क्लियर? तो ये हमारे पॉइंट हो गए, ये भी 10 पॉइंट हो गए। एक बार फिर से देख लो कि शिक्षण और अनुदेशन में क्या अंतर होता है, टीचिंग में और इंस्ट्रक्शन में क्या अंतर होता है। ठीक है, किसके अंदर? एक तो टीचिंग में और दूसरा इंस्ट्रक्शन में। तो शिक्षण का क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा है और अनुदेशन का क्या होता है? छोटा होता है। शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन लाता है, अनुदेशन जो है वो शिक्षण का ही एक भाग है। अच्छा, ये रह गया। शिक्षण औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी, लेकिन अनुदेशन हमेशा औपचारिक ही होता है। शिक्षण का अर्थ व्यक्तिगत क्षमताओं का क्या करना है? विकास करना है, लेकिन अनुदेशन में कोई विशेष प्रकार का ज्ञान देना होता है। ठीक है, उसके बाद शिक्षण स्कूल में, पुस्तकालय में, धार्मिक में कहीं पर भी दिया जाता है, लेकिन अनुदेशन केवल क्लासरूम में ही दिया जाएगा। शिक्षण के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों का दायरा बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन अनुदेशन के अंदर जो है वो केवल भाषण विधि का, लेक्चर मेथड का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए, शिक्षण नियमों सहित दिया जाता है, नियमों के अंदर बंधकर, और कई बार नियमों के बिना भी दिया जाता है। लेकिन अनुदेशन है वो नियम एवं कानूनों के निश्चित ढांचे में ही दिए जा सकते हैं। शिक्षण कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन जो अनुदेशन है वो कक्षा में ही समाप्त हो जाता है। शिक्षण कृत्रिम है, स्वाभाविक है, अनुदेशन केवल कृत्रिम है, केवल आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल नहीं है भाई।
ये केवल क्या है, आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल नहीं है। शिक्षण का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत बड़ा है, लेकिन अनुदेशन का है वो संकीर्ण छोटा है और निश्चित है, पर्टिकुलर है भाई। ठीक है, क्लियर, क्लियर है क्या सबको? तो आप कैसे करोगे, पहले अनुदेशन का अर्थ बताओगे कि ये कोई हमारा जो करंट के अफेयर्स है उनके बारे में दिया जाता है, कोई ज्ञान है, कोई तथ्य है, उनके बारे में दिया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, जैसा कि हमने क्या है अभी पढ़ा था अभी। ठीक है, और उसके बाद देखो आप इसके बारे में लिखोगे। ठीक है भाई, विभिन्न घटनाओं विषयों के बारे में दिया जाता है। R.A. शर्मा एक डेफिनेशन याद कर लेना, ये वाली। उसके बाद उसकी जो विशेषताएं हैं, इसके बाद जो इसकी विशेषताएं हैं 10, वो आपको लिखनी पड़ेंगी। और उसके बाद क्या होगा, जो हमने शिक्षण और अनुदेशन के अंदर अभी अभी जो अंतर बताया वो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो है वो आपका 16 नंबर का एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। अगर उसको 4 नंबर में पूछे तो 4 नंबर में लिखाना। कई बार यूं भी पूछ लिया जाता है कि अनुदेशन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, अनुदेशन की क्या क्या होती है, विशेषताएं होती हैं, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। अनुदेशन की विशेषताएं बताओ भाई, तो आप उसकी विशेषताएं लिख देना, बस इतनी सी बात है। क्लियर, क्लियर है ना शिक्षण और अनुदेशन वाला? तो ठीक है जी, फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर के अंदर। और आज का हमारा ये थोड़ा छोटा लेक्चर बना है, क्योंकि इसी के अंदर देखो, वैसे तो अनुदेशन के बाद मैंने आपको ट्रेनिंग का भी करवाना है, प्रशिक्षण का भी, उसके बाद मैं आपको प्रतिपादन का भी करवाऊंगी, लेकिन वो हम एक ही वीडियो में नहीं करेंगे। अगर एक ही वीडियो में करेंगे तो आप लोग पजल हो जाओगे कि अनुदेशन में, प्रशिक्षण में ये क्या है सारा मामला। तो इसीलिए ये छोटी छोटी जो है लेक्चर है वो देना ठीक रहेगा, ताकि आपको अलग अलग अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।